यह गर्मियों की एक दोपहर थी। मेरा भाई तेजी से दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद करके वह अलमारी के पीछे जाकर छुप गया। उसकी यह हालत देखकर हम सभी बहुत हैरान थे। अम्मा जो रोटी पका रही थी, वह जवान बेटे को इस तरह से देखकर अम्मा ने आवाज देकर पूछा, राजीव क्या हुआ है? मैं भी हैरत से भाई को देख रही थी। वह कोई छोटा बच्चा तो नहीं था, 25 साल का एक जवान लड़का था। उसका यूं अलमारी के पीछे छुपना और थर-थर कांपना हम सबको परेशान कर गया था। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से उसे अलमारी के पीछे से बाहर निकाला। पूछा, क्या हुआ है राजीव? ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? वह घबराते हुए कहने लगा, अम्मा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अम्मा मुझे छुपा लें। वह थर-थर कांपते हुए अम्मा के बाजू में छुपने की कोशिश कर रहा था और उसकी यह हालत मेरे और अम्मा दोनों के लिए बहुत हैरान थी। मेरा भाई गांव का गबरू जवान था, वो तो किसी बात से नहीं डरता था। फिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी यह हालत हो गई थी? मैंने गलती से एक इंसान की जान ले ली है। मेरे सामने वो दम तोड़ गया। उसके पूरे कपड़ों पर खून ही खून था। आसपास जमीन पर भी खून फैला हुआ था। अम्मा, मैंने एक इंसान की जान ले ली, मैंने उसे मार दिया। अम्मा, मेरे हाथों से उसका कत्ल हो गया। भाई अपने हाथों को देखते हुए रो रहा था और उसकी बात सुनकर हम सबके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। कत्ल? मेरे और अम्मा के मुंह से ये लफ्ज निकला था। अम्मा ने परेशानी की हालत में पूछा, राजीव यह क्या कह रहे हो? अगर यह कोई मजाक है तो भगवान के लिए ऐसा मजाक न करो। किसी की जान लेना कोई छोटी बात तो नहीं है और तुम ऐसे इंसान तो नहीं हो जो किसी को तकलीफ पहुंचाओ। बात कुछ और होगी। ठीक तरीके से बताओ क्या हुआ है? तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है क्या, या फिर कोई सपना देख लिया है? राजीव भाई की बात पर अम्मा को यकीन ही नहीं आया था। राजीव भाई ने तो कभी मजाक में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। वो तो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। पापा के जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने मुझे और अम्मा को संभाला था, पूरा गांव ही उनकी तारीफ करता था। अक्सर खेतों पर काम करने के बाद वह वहीं चरपाई पर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लिया करते थे। इसलिए अम्मा को लग रहा था कि शायद राजीव भाई ने कोई सपना देख लिया था और वो डरकर घर आ गए। राजीव भाई रोते हुए कहने लगे, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, हम तो बस सारे दोस्त ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे थे। दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि जिसका दूर का निशाना अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा, तो बस मैंने ऐसे ही बंदूक पकड़ी और निशाना लगाने लगा। लेकिन मैंने कभी बंदूक को हाथ नहीं लगाया था, इसलिए मेरा निशाना चूक गया और दूर खेतों की तरफ से आते हुए एक आदमी को गोली लग गई। मैंने जाकर देखा तो वह उसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठा था, क्योंकि गोली सीधे उसके सर में लगी थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। अगर मुझे पता होता कि उस तरफ कोई इंसान है तो मैं कभी निशाना नहीं लगाता। लेकिन खेतों के उस तरफ तो कभी कोई जाता ही नहीं था, इसलिए हमारे कल्पना में भी नहीं था कि वहाँ कोई जीता जागता इंसान मौजूद होगा। मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझसे कत्ल हो गया है। मैंने एक इंसान की जान ले ली है। राजू भाई कपकपाते हुए रो रहे थे और बातें दोहरा रहे थे। मैं और अम्मा परेशानी की हालत में एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अम्मा को कुछ होश आया तो अम्मा ने हकलाते हुए पूछा, राजीव तूने किसकी जान ली है? गाँव में किसका घर उजाड़ा है बता। अम्मा की बात सुनकर राजीव भाई चौंके। कहने लगे, अम्मा वो कोई गांव का बंदा नहीं था, वो कोई नया चेहरा था। मैंने उसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। गांव का तो कोई आदमी उस तरफ जाता भी नहीं है। न जाने वो कौन था। शायद कहीं और से हमारे गांव आ रहा था या फिर हमारे गांव ही के किसी आदमी का कोई रिश्तेदार होगा। यह सुनकर तो अम्मा को और टेंशन हो गई कि न जाने भाई ने किसकी जान ले ली है। दोपहर से शाम हो गई, हर तरफ खामोशी था। अम्मा को भी सुकून हो गया कि शायद किसी को राजीव भाई की इस हरकत के बारे में पता नहीं चल सका। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से उसका रोना धोना खत्म करवाया और उन्हें बताया कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे। लेकिन रात के वक्त घर का दरवाजा बजने लगा। अम्मा ने राजीव भाई को कमरे में छुपाया और जब दरवाजा खोला तो गांव के लोग सामने खड़े थे। वह लोग अम्मा से राजीव भाई के बारे में पूछ रहे थे। पूरे गाँव में उस वक्त खबर फैल गई कि राजीव ने किसी आदमी को मारा है। अम्मा ने झूठ कह दिया कि राजीव तो घर नहीं आया। वो लोग कहने लगे कि जब राजीव घर आएगा तो उसे फौरन सरदार की हवेली पहुंचा देना। उसने एक आदमी को कत्ल किया है और दूसरा जिस आदमी को मारा है उसकी वजह से बड़ी मुसीबत आएगी। वो दूसरे गांव के सरदार का बेटा था जो मारा गया। वो यहाँ बड़े सरदार से मुलाकात के लिए आया हुआ था। वह गांव के खेतों में घूम फिर रहा था जब राजीव की उसको गोली लगी।
दूसरे गांव के सरदार के बेटे का कत्ल हमारे गांव में हुआ है। राजू को यह बात छुपानी नहीं चाहिए थी। वह तो उस गांव के कुछ लोग ही सरदार को ढूंढते हुए यहाँ आए। फिर हमारे सरदार ने तलाशी करवाई तो उसकी डेड बॉडी मिली और राजू के दोस्तों ने इस बात की गवाही भी दी है कि यह कत्ल राजू ने ही किया है। इस कत्ल की वजह से दोनों गांव में दुश्मनी की शुरुआत होगी, फिर गांव वालों को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसलिए राजू को उन लोगों के हवाले करना ही हम सबके हक में बेहतर है। उन लोगों की बातें सुनकर जो हमारे रहे सहे होश भी उड़ कर रह गए थे। कोई मामूली इंसान होता तो शायद कुछ ले देकर बात बन जाती, या फिर अम्मा और मैं उन लोगों के पांव पड़कर माफी मांग लेते, क्योंकि सभी राजीव भाई की शराफत के गवाह थे। सभी जानते थे कि वह ऐसी कोई हरकत जानबूझकर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो बात दूसरे गांव के सरदार की थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गांव के सरदार के लोग हमारे घर में घुस आए। अम्मा उन्हें रोकती रह गई, लेकिन उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और थोड़ी देर बाद राजीव भाई को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। अम्मा उनके पीछे पीछे चीखती हुई भाग रही थी। मेरा हाल भी ऐसा ही था। मेरे सिर पर बाप का साया नहीं था। राजू भाई ही हमारे सहारा थे। हमें किसी सूरत उनके साथ कुछ बुरा होता नहीं देख सकते थे। राजू भाई ने हमेशा मुझे एक बाप की तरह पाला था। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अपने भाई को इस तरह से गांव के कच्चे रास्तों पर घसीटता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ना मुझे अपने दुपट्टे का होश था, ना चप्पलों का। ऐसे ही हम पंचायत में पहुँच गए, जहाँ बड़े सरदार तो बैठे ही थे। उनके साथ एक और सरदार भी बैठे थे, जो यकीनन दूसरे गांव के थे। राजू भाई को देखते ही वो सुर्ख चेहरे के साथ खड़े हो गए। इंतहाई गुस्से में राजू भाई से कहने लगे कि अपने बेटे के अंतिम संस्कार तक मैंने बिल्कुल खामोशी रखी है, लेकिन अब मुजरिम को सजा देने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें उसी तरह सिर में गोली मारूंगा जैसे तुमने मेरे जवान बेटे को मारा है। दूसरे गाँव के सरदार का इतना गुस्सा ज्यादा था कि वहाँ मौजूद सारे ही लोग कांप गए। अम्मा फौरन बड़े सरदार के पैरों में गिर गई। कहने लगी, सरदार साहब, मेरे बेटे ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। बड़े सरदार ने अम्मा को एक ठोकर मारी। कहने लगे, क्या तुम्हें नहीं मालूम, कत्ल का बदला कत्ल है। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की जान ली है, अब बदले में उसे अपनी जान देनी होगी। यह कहते हुए उन्होंने अपनी बड़ी सी बंदूक को लोड किया। अम्मा की एक चीख बुलंद हुई और फिर अम्मा ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अम्मा कहने लगी कि खून के बदले सिर्फ खून नहीं होता, खून की कीमत भी होता है। आप चाहें तो हमसे खून की कीमत ले ले, लेकिन मेरे जवान बेटे को छोड़ दे। मैं विधवा औरत हूँ। पति के मरने के बाद राजीव के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। मैं जो अम्मा के पीछे खड़ी थी, भाई का हाथ पकड़े हुए थी। सरदार ने मेरी तरफ एक गहरी नजर डाली। कहने लगा, ये तुम्हारी बेटी है? अम्मा ने हाँ में सर हिलाया। सरदार ने सर से पाँव तक गौर से मुझे देखा, फिर कहने लगा, ठीक है, खून की कीमत में इसे हमारे हवाले कर दो। यह हमारे साथ हमारे गांव जाएगी। यह कहकर उन्होंने अपने नौकरों को इशारा किया। उनका एक नौकर आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटता हुआ बड़े सरदार की तरफ ले गया। कितनी ही देर तक मैं अम्मा को मदद तलब नजरों से देखती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे लगा था कि अम्मा बड़े सरदार के पैर पड़ेगी, मुझे बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन अम्मा 2 कदम पीछे हट गई। कहने लगी, मेरे राजीव की जान बख्शने का शुक्रिया। मैंने अपनी प्रीति को आपके हवाले किया, इसे मैं खून की कीमत में देती हूँ। अम्मा ने सारे गांव वालों के सामने मुझसे मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मैं अब बड़े सरदार की मलकियत बन गई थी और यह बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। अम्मा ने राजीव भाई को बचाने के लिए मेरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। मैं भी राजीव भाई की जिंदगी चाहती थी। मैं अपने भाई को सही सलामत देखना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके बदले मुझे अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानी करनी होगी। बड़े सरदार के आदमी मुझे घसीटते हुए गाड़ी में डाल चुके थे और काफिला रवाना हो गया था। मुझे दूसरे गांव उनकी हवेली में जाना था। मैं सारा रास्ता रोती रही, बार बार खिड़की से बाहर सर निकाल के देखती। मुझे यह लगता था कि मेरी माँ गाड़ी के पीछे दौड़ती हुई आएगी, मुझे आवाजें देगी, मुझे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम दूसरे गांव की बड़ी सी हवेली पहुँचे तो वहाँ शोक मन रहा था। गांव के लोग आ जा रहे थे। हवेली पूरी तरह से रोशन थी। रात में भी दिन की तरह लग रहा था। बड़े सरदार ने मुझे अपनी बीवी के आगे फेंका। कहने लगे, इसे खून की कीमत में लाया हूँ, अब तुम बताओ इसका क्या करना है। यह सुनकर बड़ी सरदारनी ने नफरत से मेरी तरफ देखा। कहने लगी, शादी का बंदोबस्त करो, संजय के साथ इसका शादी होगा। अब यह सारी जिंदगी इस हवेली की दीवारों में सर टकराएगी। संजय की बीवी बनेगी तो उसे पता चलेगा कि किसी की जान लेना किसे कहते हैं। बड़ी सरदारनी की बात सुनकर मेरे होश उड़े थे। मुझे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया गया। फिर कुछ ही देर बाद शादी का सिलसिला शुरू हुआ।
रात के 2 बजे के करीब मेरा शादी हुआ था। सरदार ने अपने बेटे की राख पकड़कर कसम खाई थी कि वो उसके खून का बदला लेंगे, इसलिए उसी रात के अंधेरे में मेरा शादी भी हो गया संजय के साथ। मैं नहीं जानती थी वो कौन था, कैसा था, या फिर शादी के बाद मेरे साथ क्या होने वाला था। मुझे बस इतना मालूम था कि अब मैं कभी वापस अपने घर नहीं जा सकूंगी, अपनी माँ और भाई की शक्ल नहीं देख सकूंगी। मेरी जिंदगी पूरी तरह कांटों पर गुजरेगी। मैंने शादी कर ली है और खुद को एक अनदेखे शख्स के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर बाद मुझे पकड़कर एक दूसरे कमरे में पहुंचा दिया गया, जो बहुत बड़ा और आलीशान था। मेरे साथ साथ एक अधेड़ उम्र की नौकरानी थी। मैं रोए चली जा रही थी। मुझे रोता हुआ देखकर वह नौकरानी कहने लगी कि तुम तो शुक्र मनाओ मैडम कि तुम्हें यहाँ नौकरानी नहीं बनाया जा रहा, बल्कि तुम सरदार के बेटे की बीवी बनी हो। एक तरह से सरदारनी ही कहलाओगी। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ी थी कि सरदार ने मेरी शादी अपने बेटे से करवाई थी। मुझे तो लगा था कि वो मुझे किसी नौकर के हवाले करेगा। मैं बेयकीनी की हालत में उसे देख रही थी। फिर वो कमरे से निकलकर बाहर चली गई। मैं आलीशान बिस्तर पर बैठी अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा 30 साल का आदमी अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते उसने जोर से दरवाजा बंद किया। मेरी रूह कांप उठी। मुझे लगा वो मेरे करीब आएगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई जब वो बिस्तर पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। वो खूब जोर जोर से नाच रहा था। फिर अचानक वो मेरे करीब आ बैठा। कहने लगा, मेरी दुल्हन तो बड़ी खूबसूरत है। उसने मेरे गालों को अपने हाथों में दबोचा और फिर गौर से मेरी आंखों में देखने लगा। मैं हैरत से उस खूबसूरत लंबे चौड़े जवान को देख रही थी, जो किसी मासूम बच्चे की तरह आंखें टपटपाकर मुझे देख रहा था। फिर अचानक उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। कहने लगा, तुम मेरी दुल्हन हो ना, मेरे साथ रहोगी। मैंने बस बड़ी मुश्किल में हाँ में सर हिलाया तो वह खुशी से नाचने लगा। पूरे कमरे को उसने देखते देखते तहस नहस कर दिया। फिर मेरे करीब आया, मेरा दुपट्टा खींचकर कहने लगा, ये लाल क्यों नहीं है? दुल्हन तो लाल कपड़े पहनती है। मैं अभी तक अपने उसी गुलाबी जोड़े में थी जो मैंने अपनी माँ के घर में पहना हुआ था। मैं परेशानी से कभी उसे तो कभी अपने जोड़े को देख रही थी। उसने मेरा दुपट्टा दूर फेंका, फिर चीखने चिल्लाने लगा, मेरी दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाओ, मेरी दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाओ। उसकी चीखों की आवाज पर बड़ी सरदारनी कमरे में आई। फिर उन्होंने घूर के मुझे देखा। कहने लगी, यह तुम्हारा पति है। आज से संजय को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम इसे बताओ कि तुम्हारे पास लाल जोड़ा नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर संजय उनसे नाराज हो गया। कहने लगा, मम्मी, मेरी दुल्हन को लाल जोड़ा क्यों नहीं पहनाया? मेरी दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाओ। उन्होंने कुछ देर बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी जिद पर उन्होंने फौरन नौकर से एक लाल जोड़ा मंगवाया और मेरे हवाले कर दिया। मैं थोड़ी ही देर बाद लाल जोड़े में संजय के आगे खड़ी थी और वह बच्चों की तरह तालियां बजा रहा था। बड़ी सरदारनी कहने लगी, मेरा बेटा पागल है। आज से तुम इसकी देखभाल करोगी और अगर मेरे बेटे पर जरा सी आंच भी आए तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगी। वह मुझे धमकाते हुए कमरे से निकल गई थी, जबकि उनके जाते संजय मुझे अपने सामने बिठाकर घूर घूर के देख रहा था। लाल दुपट्टा देखकर तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। तालियां बजाते हुए कहने लगा, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। और मैं जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो अंधेरा थी वह हद से ज्यादा भयानक थी। एक ऐसे आदमी के साथ जो दिमागी तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसके साथ सारी जिंदगी गुजारना एक बदतर सजा थी। मुझे रोता हुआ देखकर संजय मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया, खुद को संजय के हवाले कर दिया। वक्त तेजी से गुजरने लगा। मैं अपने आप को इन हालात में समझौता करने के लिए राजी कर चुकी थी। सारा दिन मैं कमरे में बंद रहती। संजय मेरे आसपास खेलता रहता, मैं उसका ख्याल रखती, मगर वो हर वह काम करता जिससे उसे चोट लगती और ऐसे मुझे संभालना बहुत ही मुश्किल होता। कई दिनों बाद एक दिन संजय हवेली से बाहर जाने की जिद करने लगा। वह सरदारनी के पीछे लगा था कि वो मुझे लेकर गांव में घूमे फिरेगा। पहले तो उन्होंने इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर गार्ड के साथ हमें गांव में भिजवा दिया गया। वो मुझे लेकर अपने बागों में घूमने लगा। मैं कई दिनों बाद खुली हवा में आई थी। मैं खुलकर सांस ले रही थी। मुझे अपना गांव याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मेरा ही गांव है। शायद सब गांव एक जैसे होते हैं। गांव के लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। सभी जानते थे कि मैं खून की कीमत में आई हूँ, जबकि संजय यहाँ भी बच्चों की तरह खेल रहा था। काफी देर घूम फिर कर जब मैं वापस हवेली लौटी तो मेरा दिमाग काफी हद तक फ्रेश हो चुका था। मैंने संजय के बारे में जानने की कोशिश की कि उसके साथ मसला क्या है। फिर मुझे पता चला कि वो किसी सदमे से गुजरकर इस हालत में पहुंचा था। उसने खेल खेल में अपनी दादी को धक्का दिया था। उसकी दादी सीढ़ियों से गिरकर इस दुनिया से चली गई थी और इसी सदमे ने उसका यह हाल किया था।
मुझे उसके अतीत के बारे में पता चला तो मैं उसका और बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। हवेली में एक डॉक्टर उसके इलाज के लिए आता था। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे अपने सामने बिठाया। कहने लगा कि संजय को सिर्फ मोहब्बत और केयर की जरूरत है, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। उसे वक्त पर दवाइयाँ दें और उसके इलाज में मेरी मदद करे। जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा मैंने वैसे ही करना शुरू कर दिया। मैं बार बार संजय को यह समझाती कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। मुझे संजय से मोहब्बत हो गई थी। कुछ ही अरसे के बाद संजय में काफी बदलाव आना शुरू हो गई। मेरा हाथ पकड़कर उसने जिंदगी के जिन रास्तों पर कदम रखा था उसके बाद वो बहुत बेहतर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ उसकी हालत में सुधार आया बल्कि वो हमारे रिश्ते को भी कबूल करने लगा। हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो रहा था। और फिर तकरीबन 4 साल बाद मेरी जिंदगी में वह दिन आया जब मेरा पति पूरी तरह सेहतमंद हो गया। वो अतीत के उस ट्रॉमा से निकल आया था जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पर बच्चा बन गया था। मेरे लिए शायद इससे ज्यादा खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती थी। मैंने अपनी मेहनत, मोहब्बत और केयर से संजय को ठीक कर दिया था। गुजरे 4 सालों में मैं अपने घर को भी भूल गई थी। कभी कभी मुझे अपनी माँ और भाई की याद आती थी, लेकिन संजय की मोहब्बत चंद ही लम्हों में मुझे उस दुख से बाहर निकाल देती थी। संजय ने न सिर्फ मेरा हक अदा किए थे बल्कि कभी कभी तो उसके अंदाज में इतनी मोहब्बत होती थी कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझने लगती थी। वो न सिर्फ मुझसे बेहद मोहब्बत करता था बल्कि मेरा बहुत इज्जत भी करता था और यही बात मुझे उसके और भी करीब कर दिया करती थी। संजय के अंदर सरदारों जैसे कोई बात नहीं थी। वो बिल्कुल आम इंसान जैसा था, सीधा सादा, शरीफ, मोहब्बत करने वाला मर्द। कभी कभी तो मेरा हाथ पकड़कर इस तरह से मोहब्बत का इजहार करता कि मैं उसके लफ्जों में जकड़ सी जाती। वो मेरे करीब होता तो मुझे कोई गम महसूस ना होता। मैं अतीत की हर बात को संजय की मोहब्बत के आगे भूल चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कबूल कर लिया था और अब तो मैं अपनी जिंदगी संजय के संग जीने लगी थी। मुझे लगा था कि अब जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है, मैं हमेशा संजय के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सकूंगी। लेकिन क़यामत तो मुझ पर उस वक्त टूटी जब बड़े सरदार ने संजय की शादी का ऐलान किया। उनकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वह कहने लगे कि मैं दूसरे गाँव के सरदार की बेटी से अपने बेटे की शादी करूँगा। सारे गांव में खूब जश्न होगा, हवेली में अब खुशियां मनाई जाएंगी। यह सुनकर मैं जो एक कोने में खड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर पर आसमान गिर गया हो। मैं संजय की बीवी थी और मेरे ही सामने उसकी दूसरी शादी की बात हो रही थी। संजय भी अपने बाप की तरफ देख रहा था। संजय को अभी तक मेरी हकीकत मालूम नहीं थी कि मैं उसकी बीवी कैसे बनी। उसे उसके भाई के कत्ल के बारे में भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। उससे यह बातें हमेशा छुपाई गई थी ताकि उसके दिमाग पर और असर न पड़े। मगर आज बड़े सरदार ने उसे बता दिया कि मैं उसके भाई की मौत के बदले में उसकी बीवी बनकर यहाँ आई हूँ। वो कहने लगे कि खून की कीमत में आई यह लड़की अब एक नौकरानी के तौर पर सारी जिंदगी हमारे घर में रहेगी और हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। हमें वारिस चाहिए क्योंकि अब तुम हमारे इकलौते बेटे हो। मेरे लिए और वहाँ रुकना नामुमकिन था। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। शायद मेरे मुकद्दर में रोना ही लिखा था। मुझे यकीन था कि यह जानने के बाद कि मैं उसके भाई की कातिल की बहन हूँ, वो मुझे कभी भी नहीं अपनाएगा। खून की कीमत में आई लड़कियों की क्या हैसियत होती है, ये हम गाँव वालों को अच्छी तरह मालूम होता है। मुझे भी पता था कि मैं सिवाय मिट्टी के और कुछ भी नहीं। मगर मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था अपने पति को बांटना था। मैं संजय से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसे किसी और के साथ देखना मेरे लिए हरगिज भी मुमकिन नहीं था। मैंने 4 साल दिन रात उसकी देखभाल की थी, उसका ख्याल रखा था। मेरी जिंदगी में उसके सिवा कुछ भी तो नहीं था। कुछ देर बाद संजय कमरे में आया तो मेरी हालत देखकर मेरे सामने आ बैठा। पूछने लगा, क्या बात है प्रीति, क्यों रो रही हो? मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बताया कि मैं उसके बाप की बात सुन चुकी हूँ। उसकी शादी की बात ने मुझे तकलीफ पहुँचाई है। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा, संजय आप चाहें तो दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे तलाक ना दीजिएगा। मुझे अपनी जिंदगी से ना निकालिएगा, मैं मर जाऊंगी। मेरे आंसू देखकर संजय ने मुझे सीने से लगा लिया। कहने लगा, पापा को वारिस चाहिए और उसके लिए मुझे दूसरी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे जरिए पापा को वारिस दे सकता हूँ। संजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने हैरत से संजय को देखा और पूछा कि क्या आप ये जानते हुए भी कि मुझे अपनी बीवी का दर्जा देंगे कि मैं आपके कातिल की बहन हूँ? संजय मुस्कुराकर कहने लगे कि जिस तरह मैंने अपनी दादी को जानबूझकर नहीं मारा था, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को जानबूझकर कत्ल नहीं किया। मैंने पापा से सारी बात पूछी थी। पापा ने खुद इस बात का इजहार किया है कि तुम्हारे भाई की गोली गलती से मेरे भाई को लगी थी, फिर मैं उसकी सजा तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? संजय ने ना सिर्फ मुझे माफ किया था बल्कि हवेली में सरदारनी का दर्जा दिया था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी जिंदगी पूरी तरह से खुशियों से भर गई थी। कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि खून की कीमत में आई लड़कियों को
ऐसी इज्जत भी मिलती है, लेकिन अगर मर्द खुद इज्जतदार हो तो वह औरत को इज्जत जरूर देता है। और यह बात मैंने संजय से सीखी है। मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, जल्दी मैं हवेली को वारिस देने वाली हूँ। मुझे यकीन है कि उसके बाद मेरी जिंदगी में और भी खुशियाँ होंगी। संजय की मम्मी यानी बड़ी सरदारनी ने भी मुझे अपनी बहू कबूल कर लिया है, क्योंकि गुजरे 4 सालों में मैंने उनकी आंखों के सामने उनके बेटे के लिए बहुत कुछ किया है। और अब तो मैं इस हवेली को वारिस देने जा रही हूँ। आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।